दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक देखेंगे जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी का है। पतली सी पुस्तक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर से पढ़िएगा। अगले वीडियो में हमने छायावाद युग देखा था और छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, छायावाद के प्रमुख लेखक सभी हमने देखा था। उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप ज़रूर से देखिएगा। आज हम स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सामान्य परिचय। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और टेलीग्राम लिंक से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सामान्य परिचय। 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। भारत खंडित होकर स्वतंत्र हुआ। शुरू में कुछ समय तक भारत की स्वतंत्र सरकार को शरणार्थियों के पुनर्वास और उनकी सुरक्षा की समस्या से उलझना पड़ा। भारत विभाजन के पूर्व और उसके कुछ समय बाद भी भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें लाखों आदमी बेघर बार होकर भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए। इतिहास के अति प्राचीन काल से भारत की जो अखंड मूर्ति थी वह खंडित हो गई। हिंदू मुसलमान भाई भाई कहलाते थे। दंगों में वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हिंदी क्षेत्र को विभाजन का अनुभव दूर से ही हुआ, इसीलिए विभाजन की ऐतिहासिक त्रासदी ने हिंदी साहित्य को अधिक प्रभावित नहीं किया। जो साहित्य रचा भी गया है वह प्रायः उन्हीं साहित्यकारों द्वारा जो पंजाब के हैं और पाकिस्तान से आए हैं। आगे है, भारत ने विकास के लिए मिश्र अर्थव्यवस्था को अपनाया और समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के निर्भुटता की नीति अपनाई। स्वाधीन भारत की मानसिकता के निर्माण में दो प्रक्रियाओं का सर्वाधिक महत्व है, एक आम चुनाव और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं का। इन्होंने ही इन स्थितियों में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की और उन परिस्थितियों को प्रस्तुत किया जिन पर स्वाधीनता के उपरांत का साहित्य, जिसे स्वतंत्रोत्तर साहित्य कहा जाता है, आधारित है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। पता नहीं क्यों लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। उससे आपका कुछ लगेगा थोड़ी, सिर्फ टिपना ही तो है, बस बटन को क्लिक कीजिएगा। ठीक है, ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि मुझे थोड़ा उत्साह मिले ताकि मैं आगे और अच्छा कर सकूं। ठीक है, आगे है, पंचवर्षीय योजनाओं से देश के कोने कोने में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। सुदूर क्षेत्रों तक बिजली और मशीन पहुंची, वहां हलचल शुरू हुई। भारत के सुदूर क्षेत्र शताब्दियों से एक रस स्थिति में थे। अब वहां परिवर्तन होने लगा, प्राचीन विदा होने लगा, नवीन आने लगा। शिक्षा का प्रसार होने से रोजगार के अनेक अवसर मिलने से गांव के शिक्षित नवयुवक देहात छोड़कर शहरों में आए। छोड़े हुए गांव की स्मृतियां उनके मन को कचोटती थी। फिर उनके देखे हुए पात्र विदा हो रहे थे। इससे गांव के प्रति जो ममता एवं आत्मीयता की भावना पैदा हुई, उससे हिंदी साहित्य में आंचलिकता की प्रवृत्ति पैदा हुई। यह आंचलिकता कविता और कथा साहित्य दोनों, यहाँ तक कि निबंध साहित्य और किसी हद तक नाटक में भी पाई जाती है। आगे है, देहातों से आकर नगर में बस जाने वाले युवक प्रायः अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ही रह सकते हैं। नगर में स्थान की कमी, महंगाई और बेहतर सुविधाओं को प्राप्त करने की ललक के कारण इससे संयुक्त परिवार टूट गया। दूसरी ओर दिनों दिन बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण नगरों में भीड़ भाड़ बढ़ती ही गई। इससे अपरिचय का वातावरण विकसित हुआ। भारतीय जीवन में अजनबीपन या अकेलापन का सबसे बड़ा कारण संयुक्त परिवार का टूटना और नगरों या महानगरों का व्यस्त जीवन है, जहां एक को दूसरे की सहायता करने की फुर्सत कम रहती है। इस वास्तविक अकेलेपन और अजनबीपन से अस्तित्ववादी अजनबीपन और अकेलापन मिल गए और साहित्य में चल निकले। स्वाधीनता के उपरांत नारी शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व विकास हुआ। अब शिक्षित नारियों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई, वे नौकरी भी कर रही हैं। स्कूलों, कॉलेजों
विश्वविद्यालयों, बैंकों, डॉक्टरी आदि सेवाओं में वे पुरुषों से स्पर्धा करने की स्थिति में आ गई हैं। अब वे आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हो रही हैं। इससे पारिवारिक संबंधों में बहुत बदलाव आया है। हमारे साहित्य, विशेषता कथा साहित्य में स्वावलंबी नारी पात्रों का प्रवेश हुआ है, जिसके कारण नर नारी संबंधों, दाम्पत्य जीवन और संतान पर पड़ने वाले प्रभावों का भी चित्रण नए ढंग से होने लगा है। 1947 के बाद धीरे धीरे स्वाधीनता संघर्ष का आवेग कम हो गया। सांप्रदायिकता के उन्माद से ग्रस्त एक व्यक्ति ने गांधी की हत्या कर दी। बड़े नेता मंत्री पद पर विराजमान हो गए। बाहरी सहायता के रूप में योजनाओं के लिए धन आया, उससे निर्माण का काम होता था, लेकिन उसके वितरण में पंचवर्षीय योजनाओं से देश के कोने कोने में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। सुदूर क्षेत्रों तक बिजली और मशीन पहुंची, वहां हलचल शुरू हुई। भारत के सुदूर क्षेत्र शताब्दियों में एक रस स्थिति में थे। अब वहां परिवर्तन होने लगा, प्राचीन विदा होने लगा, नवीन आने लगा। शिक्षा का प्रसार होने से, रोजगार के अनेक अवसर मिलने से गांवों के शिक्षित नवयुवक देहात छोड़कर शहरों में आए। छोड़े हुए गांव की स्मृतियां उनके मन को कचोटती थी। फिर उनके देखे हुए पात्र विदा हो रहे थे। इससे गांव के प्रति जो ममता एवं आत्मीयता की भावना पैदा हुई थी, उससे हिंदी साहित्य की आंचलिकता की प्रवृत्तियां पैदा हुई। यह आंचलिक कविता और कथा साहित्य दोनों, यहाँ तक कि निबंध साहित्य और किसी हद तक नाटक में भी पाई जाती है। ये डबल आ गया था, सॉरी। ये भी पढ़ चुके हैं। आगे है, भाई भतीजावाद पनपने लगा। कुछ क्षेत्र उन्नत थे, कुछ पिछड़े हुए। अवसर मिलने पर उनमें परस्पर स्पर्धा का भाव पैदा हुआ, जिससे क्षेत्रीयता और भाषागत संकीर्णता की भावना बढ़ी। संविधान ने हिंदी को संपर्क भाषा और राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। हिंदी को राजभाषा और संपर्क भाषा, किंतु अंग्रेजी का वर्चस्व बना ही रहा, क्योंकि देश में बड़े पूंजीपतियों और विदेशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अंग्रेजी में सुविधा है। काले धन का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। इन सब बातों के कारण स्वाधीनता आंदोलन के दिनों के बनाए हुए सिद्धांत और आदर्श पीछे ही नहीं पड़ गए, बल्कि उनका अवसरवादी उपयोग भी होने लगा, जिससे मोह भंग हुआ। कथनी और करनी के अंतर के कारण व्यंग्य विडंबना की नाटकीय स्थिति उत्पन्न हुई। भाषा का सहज अर्थ खो गया। ठीक अर्थ जानने के लिए संदर्भ की पहचान और कायनापन की जरूरत पड़ने लगी। स्वाधीनता के उपरांत इस मोह भंग, व्यंग्य विडंबना और असुरक्षा भावना की अभिव्यक्ति साहित्य में हुई। प्रगतिवादी धारा पहले से चली आ रही थी। स्वाधीनता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में केंद्रीय सरकार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में टकराहट की स्थिति आई। तेलंगाना में सशस्त्र किसान विद्रोह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चला। इन्हीं दिनों हिंदी साहित्य पर अस्तित्ववादी विचारों का प्रभाव भी पड़ने लगा। व्यक्ति स्वतंत्र और राजसत्ता के विरोध का स्वर हिंदी साहित्य, विशेषता कविता के क्षेत्र में सुनाई पड़ने लगा। इतिहास की व्यर्थता, क्षणवाद, साहित्य की शुद्धता, निजता की सुरक्षा आदि का नारा इसी क्षेत्र से आया। इन विचारों के प्रचार के लिए पत्र पत्रिकाएं भी निकली और उनका प्रभाव भी रहा, किंतु देश की वास्तविक स्थितियां अस्तित्ववादी विचारधारा की नहीं, समाजवादी विकास की मांग करती थी। क्योंकि हमारा देश आर्थिक तौर पर पिछड़ा किंतु अपार संभावनाओं का है और हम अपने गौरवशाली इतिहास एवं मानवीय परंपराओं को भूल नहीं सकते। इसीलिए यहाँ अस्तित्ववाद और अकेलापन उस रूप में नहीं दिखलाई पड़े और जैसे कि यूरोप में। यहाँ समाजवादी और अस्तित्ववादी विचारों का सामंजस्य होने की स्थिति अधिक है। हर आम चुनाव में राजनीतिक दल बेहतर भविष्य का वादा करते हैं। यह भी सच है कि स्वाधीनता के बाद भारत में उन्नति की है।
सामान्य जीवन की सुविधाएं बढ़ गई हैं। जमींदारी उन्मूलन, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, आरक्षण और अनेक ग्रामीण योजनाओं के से निम्न वर्ग के लोगों की स्थितियों में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, किंतु पहले से सुविधा प्राप्त वर्ग ने जितनी आर्थिक उन्नति की है, निम्न वर्ग की तुलना उससे की जाए तो स्थिति असंतोषजनक है। इस असंतोष से राजनीति के अलावा साहित्य में भी आक्रोश की भावना उत्पन्न की है। परिणाम स्वरूप आक्रोश में किंतु मूल्यवान एवं सर्वनिषेधात्मक साहित्य देखने में आया है। संतोष की बात है कि अब नई पीढ़ी से रचनाकार आक्रोश की सीमाएं समझ चले हैं। वे राजनीति और साहित्य का परस्पर संबंध तो मानते हैं, किंतु राजनीति और साहित्य में अंतर भी करते हैं। बड़ी बात यह है कि परंपरा का उचित मूल्यांकन करना सीख चले। उनके साहित्य में परिवर्तन की आतुर प्रतीक्षा तो है, किंतु यथार्थ स्थितियों की उपेक्षा नहीं। इससे रचनात्मकता में एक सुखद संयम दिखलाई पड़ने लगा है। भूमंडलीकरण, दलित चेतना, नारी चेतना, उत्तर आधुनिकता, इतिहास का अंत। दलित चेतना और नारी चेतना के स्वतंत्रोत्तर भारत के 9वें दशक में आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। 9वें दशक प्रत्येक व्यक्ति का एक मत का सिद्धांत नारी सशक्तिकरण और दलित सशक्तिकरण के मूल में है। हमारे देश में दलितों की बहुत बड़ी संख्या है। कोई राजनीतिक पार्टी अपने को इनके मतों से वंचित नहीं रखना चाहती, लेकिन इन चेतनाओं के पीछे वोट बैंक की ही राजनीति है, यह समझना बहुत बड़ी भूल होगी। वस्तुतः इस देश का शायद ही कोई महापुरुष हुआ हो जो इनकी यातना से द्रवित ना हुआ हो। स्वाधीन भारत की जनतांत्रिक व्यवस्था ने इन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत बनाया। हिंदी साहित्य पर भी इनका प्रभाव दिखलाई पड़ता है। दलित चेतना अधिक आक्रामक है। डॉक्टर धम्बीर जैसे आलोचक सही बात को भी झोंक में कहते हैं, लेकिन साहित्य के सृजक दलित लेखक इस विषय में सावधान हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि दलित लेखक हैं, मोहनदास नैमिषारण्य, जयप्रकाश करदम, सूरजपाल चौहान, शिवराज सिंह बेचैन दलित चेतना के उल्लेखनीय लेखक हैं। आश्चर्य है कि हिंदी दलित लेखन में महिला रचनाकारों की संख्या नगण्य है। हिंदी साहित्य में नारी चेतना का प्रभाव अधिकांशतः साहित्य सृजना के क्षेत्र में ही दिखलाई पड़ा। इनमें भी नारीवादी लेखक तो शायद ही कोई हो। स्वाधीन भारत में नारी शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार से नारी चेतना को आंदोलन बनाने में अपनी भूमिका अदा की है। इस बीच साहित्य में नारी लेखकों की अनुपेक्षणीय संख्या सामने आई है। उनमें अपनी बात को साहसपूर्वक खुलकर कहने का भाव भी है और घरेलू जीवन के साथ साथ अपने व्यक्तित्व जीवन विशेषता यौन जीवन को ज्यादा खुलकर प्रस्तुत करने लगी। इस संदर्भ में ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल के नाम उल्लेखनीय हैं। कात्यायनी, निर्मला गर्ग, अनामिका, सविता सिंह, नीलेश रघुवंशी जैसी कवित्रियां साहित्य क्षेत्र में नए तेवर के साथ सामने आई। फिर भी नारी चेतना के आंदोलन को उत्कृष्ट लेखन का आधार नहीं माना जा सकता। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी जैसी लेखिकाओं का संबंध नारीवाद या नारी चेतना से नहीं रहा। वैचारिक क्षेत्र के जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में अस्तित्ववाद का उत्थान हुआ था, अस्तित्ववाद का उत्थान द्वितीय विश्व के दौरान फ्रांस में हुआ था। लगभग उसी समय सोवियत संघ के विघटन के बाद उत्तर आधुनिकतावाद का प्रचार प्रसार बढ़ा। राजनीतिक सामाजिक दृष्टि से उत्तर आधुनिकतावाद को एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह परिधि के हाशिए पर पड़े हुए या उपेक्षित लोगों की चिंता करने का दावा रखता है। इसीलिए सबाल्टर्न का निम्नलिखित चिंता को आधुनिकता के साथ जोड़ा जाता है। दिक्कत यह है कि वह समस्या के समाधान के लिए दिशा संसाधन का निर्देशन नहीं करता, इसीलिए वह किसी आंदोलन की प्रेरणा नहीं देता।
उत्तर आधुनिकता का बहुलतावाद सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समस्याओं को समान महत्व का मान लेने से जो संरचनावाद की विशेषता है, किसी समस्या को प्राथमिकता नहीं मिलती और इस तरह सामाजिक आंदोलन करके समस्याओं का अंत करने या स्थिति को बेहतर बनाने की दृष्टि से उत्तर आधुनिकतावाद अपंग हो जाता है। वस्तुतः उत्तर आधुनिकतावाद एक प्रकार का पराजयवाद है, जो यह मानता है कि इतिहास के उद्योग मानव सभ्यता को श्रेयस्कर बनाने में अंतिम रूप से असफल सिद्ध हो चुके हैं। विचारधारा और इतिहास का अंत इसी पराजय बोध पर टिके हैं। आगे है, देखने में यह सिद्धांत कामू के मिथ ऑफ सिसिफस के विचार से मिलता है, लेकिन जॉन पॉल सार्त्र और अल्बेयर कामू ऐसे अस्तित्ववादी विचारक थे जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाते थे। यह आश्चर्यजनक ही है कि हमारे समय के श्रेष्ठ बुद्धिजीवी समझे जाने वाले भाषाविद नॉम चोम्स्की के अराजकतावाद में भी उत्तर आधुनिकतावाद का कोई स्थान नहीं है। आलोचना में देरिदा के विखंडनवाद देरिदा का योगदान यह है कि वह नए पाठों की खोज की प्रेरणा देकर समीक्षा और आस्वाद को अधिकाधिक समावेशी बनाता है। उत्तर आधुनिकतावाद का निम्न वर्गीय या सबाल्टर्न, जो मूलतः मार्क्सवादी विचारक ग्राम्ची की अवधारणा है, इस स्तर पर विखंडन के नए उपेक्षित या अनखोजे पाठ के मेल में है, लेकिन गति प्राथमिकता के भावबोध से मिलती है और ऊर्जा भी, और यह पूर्ववर्ती बोध को सर्वथा अप्रासंगिक मानने से संभव नहीं। बहरहाल हिंदी साहित्य पर उत्तर आधुनिकता का कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है। स्वतंत्रोत्तर भारत में रूप के स्तर पर भाषा प्रयोग सर्वाधिक उल्लेखनीय है। व्यंग्य के कारण तत्सम शब्दावली का अपूर्व अवमूल्यन हुआ है। कथा साहित्य में तो वह प्रायः व्यंग्य विनोद के लिए या वास्तविक और दिखावे का अंतर प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होती है। आंचलिक साहित्य में क्षेत्रीय शब्दों का उपयोग बहुत जल्द फैशन बन गया। कहानी और कविता में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होने लगा, कभी कभी भद्दे ढंग से भी। कविता गद्य के बहुत निकट आ गई और कहानी में आत्मलाप और मनोजगत का चित्रण बढ़ गया। भाषा की दृष्टि से सबसे क्षतिग्रस्त हिंदी आलोचना की भाषा हुई है, लेकिन यह बात असमर्थ आलोचकों की भाषा के बारे में ही कही जा सकती है। स्वतंत्रोत्तर हिंदी आलोचना की भाषा में नया निखार और पैनापन भी आया है। समर्थ आलोचकों के यहाँ उसका वस्तुगत रूप निखरा है। भारत के इतिहास में 1947 का वर्ष राजनीतिक दृष्टि से भले ही महान परिवर्तन का बिंदु हो, किंतु साहित्य में तत्काल कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित नहीं हुआ है। कुछ दिनों तक कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, समालोचना आदि विधाओं के अंतर्गत क्रमागत प्रवृत्तियों के अनुरूप ही रचनाएं होती रही हैं। इसीलिए आधुनिक काल के अन्य पूर्ववर्ती युगों की तरह 1947 से किसी नितांत भिन्न साहित्यिक काल के आरंभ का आभास नहीं मिलता। फिर भी यह तथ्य है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद धीरे धीरे यह राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन हुए। उनसे साहित्य भी क्रमशः प्रभावित हुआ और हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में भी कुछ नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ। आगे कविता हम देखेंगे, कविता पर बात कर लें। कविता, यूं तो हिंदी कविता की प्रायः सभी पूर्व प्रवृत्तियां स्वतंत्रोत्तर काल में ही परिलक्षित होती हैं, किंतु नई काव्य प्रवृत्ति के रूप में सबसे अधिक चर्चा नई कविता की हुई है। 1951 में दूसरा सप्तक और 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। इंपॉर्टेंट है, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 में, जिसके संपादक अज्ञेय ही थे। तार सप्तक अर्थात पहला सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ है, जिसका प्रमुख स्वर्ग प्रगतिशील काव्य का था। 1943 में प्रथम तार सप्तक, 1951 में द्वितीय, 1959 में तीसरा सप्तक।
आगे है दूसरे और तीसरे सप्तक में स्थिति भिन्न हो गई। दूसरे सप्तक के कवि यहाँ पर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरे तार सप्तक के कवि हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, शकुंत माथुर, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। तीसरे शतक के कवि थे, ये भी यहाँ से भी पूछा जाता है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसी बीच मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ जिसके संपादक थे अज्ञे। मासिक प्रतीक पत्रिका का संपादन, कौन सा पत्रिका? प्रतीक पत्रिका, जो कि मासिक थी, संपादक अज्ञे थे। फिर निकष, नई कविता आदि साहित्यिक पत्रिकाएं लगातार निकली। ये सामाजिक प्रतिबद्धता के से कविता को दूर ले जाना चाहती थी। उनकी मुख्य चिंता यह थी कि कविता के क्षेत्र में राजनीति को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। प्रयोगवाद और नई कविता प्रगतिशील काव्यधारा के समांतर प्रवाहित होने वाली काव्य प्रवृत्तियां हैं। इनमें कविता की निजता की सुरक्षा का आग्रह है। प्रयोगवाद में मोहभंग, उससे उत्पन्न व्यंग्य, विद्रूपता की मना स्थिति प्रमुख है। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत व्यवस्था से असंतोष और द्वितीय विश्व युद्ध में नरसंहार के कारण मानवीय प्रयत्नों पर से विश्वास उठ गया। देश काल की असीमता के बोध ने मनुष्य को नगण्य बना दिया। इससे शिक्षित युवक कवियों के मन में एक प्रकार के मोहभंग की स्थिति पैदा हुई। यह अज्ञे और प्रभाकर माचवे की कविताओं में दिखलाई पड़ती है। इसी मना स्थिति में अज्ञे चांदनी को वंचना कहते हैं। अज्ञे चांदनी को वंचना कहते हैं और प्रभाकर माचवे लिखते हैं। प्रभाकर माचवे का है एक कथन, विज्जा काया के दो पद सुनकर चित्त हुआ गदगद। यहाँ गदगद होना, गदगद होने का मजाक उड़ाना हुआ। यह प्रवृत्ति प्रबंध किसका है? प्रभाकर माचवे का। प्रबंधवाद में सीमांत पर पहुंची, जिसमें मन को बिल्कुल खुला छोड़कर कविता हुई और अनगढ़ और अपरिचित शब्दों का प्रयोग बहुत हुआ। प्रयोगवाद कुल मिलाकर अपने शिल्पगत प्रयोगों को और भावुकता विरोध के लिए प्रसिद्ध है। इस दौर में प्रगतिशील चेतना के कवि शमशेर बहादुर सिंह ने फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों के प्रभाव से पर्याप्त प्रयोग किए, जिसके कारण उनको कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह कवियों का कवि कहा गया। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति तार सप्तक में संकलित अज्ञे और प्रभाकर माचवे की कुछ कविताओं में मिलने लगती है, किंतु प्रतीक और दूसरा सप्तक के प्रकाशन के बाद प्रयोगवाद अधिक चर्चित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप में अस्तित्ववाद की लहर तेजी से फैली और सार्त्र और कामू इसके नए विचारक बने। सार्त्र और कामू, अनिश्चय चयन की पीड़ा, मानवीय इतिहास की व्यर्थता, मृत्यु का संतरास इसके प्रमुख सूत्र हैं। इससे हिंदी के विचारक कवि भी प्रभावित हुए। अजनबीपन की बात यहाँ भी होने लगी। जिन ऐतिहासिक स्थितियों में यह यूरोप में 20वीं सदी में प्रभावशाली बना था, वे स्थितियाँ भारत में नहीं थी, लेकिन विचार में इससे प्रभावित होना स्वाभाविक नहीं था। विशेष रूप से अज्ञे, धर्मवीर भारती जैसे कवियों के लिए, जिनकी कविता साहित्येतर अतिरेकों से अपने को सुरक्षित रखना चाहती थी। समाजवादी विचारधारा द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अस्तित्ववाद की उपेक्षा कहीं अधिक व्यापक पैमाने पर फैल गई। अनेक नए देशों में समाजवादी व्यवस्था आ गई थी। इसमें कुछ कवियों को सामाजिकता अथवा सामूहिकता के अतिचार की आशंका हुई। अज्ञे निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अज्ञे निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि हैं, उनमें व्यक्तिवादी कवि कहा जाता है, उन्हें व्यक्तिवादी कवि कहा जाता है। नदी का दीप, यह दीप अकेला आदि उनकी प्रतिनिधि कविताएं हैं अज्ञे की, जो साहित्य की विशिष्टता की सुरक्षा और व्यक्ति स्वतंत्र का प्रतिपादन करती है। एक रूपता की अस्वीकृति अज्ञे की
कविताओं की टेक है। उनके बिंब भी प्रायः ऐसे होते हैं जहां एकरूपता को चीर कर कोई दूसरी वस्तु अकेली गतिशील होती है। अज्ञे यहाँ अपने व्यक्तित्व को किसी दृश्य या विचार में तल्लीन कर लेते हैं। वहाँ वे उत्कृष्ट काव्य रचते हैं। उन्होंने प्रकृति पर अनेक उत्कृष्ट कविताएं लिखी। नई कविता में सभी वादों से मुक्ति और लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा की है। लघु मानव की नई कविता में इस प्रवृत्ति से यह अवश्य हुआ है कि व्यक्ति की सामान्य मनस्थितियों को व्यक्तिवाद करने वाली कुछ ऐसी कविताएं लिखी गई हैं जो सचमुच नई थी। वे मध्यवर्गीय व्यक्ति के मन की जटिलताओं को अधिक अपनाने से प्रकट करती थी, यद्यपि उन्हें समझने का उतना प्रयास नहीं करती। 1960 के बाद अकविता का जो दौर आया उसमें अस्वीकृति का तेवर सीमा पर पहुंच गया। अकविता का आशय ऐसी काव्य प्रवृत्तियों से था जैसे कविता तक नहीं हुई। इसके लिए उनके नाम से ही परंपरा को पूरी तरह नकारने का भाव था। वस्तुतः यह विवेक पक्ष की उपेक्षा करके विद्रोह का या व्यवस्था विरोध की काव्य प्रवृत्ति थी। इस प्रवृत्ति का निरसन मुक्तिबोध और धूमिल आदि की कविताओं के प्रकाशन प्रचार के बाद हुआ। इनकी चर्चा हम आगे प्रगतिशील काव्यधारा के अंतर्गत करने जा रहे हैं। प्रगतिशील काव्य धारा। शमशेर बहादुर सिंह यद्यपि प्रगतिशील चेतना के कवि हैं, शमशेर बहादुर सिंह, किंतु उनकी कविताएं मन की गहरी परतों को सांकेतिकता और बहुत कुछ चित्रकला की सहायता से खोलती है। शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं शब्दों की मितव्ययता बरतती है, अतः अर्थ निकालने का प्रयास काफी करना पड़ता है। इसी कारण उनकी कविताओं में मौन यानी जो कहा जाना चाहिए किंतु नहीं कहा गया की महिमा मिलती है। उन पर फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों का काफी प्रभाव है। जब वे संवेदनशील इंद्रिय बोध और करुणा के बोध का संतुलन स्थापित कर लेते हैं तब उनकी कविताएं ग्राह्य प्रतीकों और बिंबों में या सहज उक्तियों में ढलकर सुगम हो जाती हैं। अमन का राग सलोना जिस्म आओ न ऐसी ही कविताएं हैं। शमशेर बहादुर सिंह की कविता है अमन का राग सलोना जिस्म आओ न ऐसी ही कविताएं। गिरजा कुमार माथुर और नरेश मेहता प्रगतिशील कवियों के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। नरेश मेहता बिंबों का प्रयोग करने में कुशल हैं। वे प्रगतिशीलता को सौंदर्य की व्यापक भूमि पर देखने वाले कवि के रूप में विख्यात हुए थे। इनकी समय देवता कवियां विराट प्रगतिशील बिंब बनाती हैं। बाद में भाषा का प्रयोग की और उनकी रुचि बहुत बढ़ गई। गिरजा कुमार माथुर ऐनेन्द्रियता के कवि हैं। उनके अनेक गीतों में रूप वर्ण और आकर्षक संश्लेष होता रहा। उनमें संगीतात्मकता का गुण भी है। वे नई कविता और उसमें भी वैज्ञानिकता का प्रभाव लाने में अधिक व्यस्त रहे। पृथ्वी कल्प उनके इसी उद्यम का परिणाम है। पृथ्वी कल्प भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा के चलतेपन और भाव के खुलेपन के कवि हैं। उनकी कविताओं के प्रभाव के विषय में उनकी वाचन पद्धति को भूलकर सोचना कठिन है। वे स्थितियों को सहजता से संयोजित करके प्रबंधकार के ढंग में मार्मिकता पैदा करते हैं। सतपुड़ा के जंगल में उनकी प्रबंध प्रतिभा की झलक मिलती है। सतपुड़ा के जंगल उनकी काव्य भाषा के समान भाव की सहज किंतु मार्मिक है। 1964 में मुक्तिबोध की मृत्यु हिंदी कविता के लिए एक ऐतिहासिक घटना बन गई। 1964 मुक्तिबोध शतक के कवि थे, लेकिन उनका कोई काव्य संकलन नहीं छपा था। उनकी लंबी कविताओं में बहुत कम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। अंतिम बीमारी में लोगों का ध्यान उनके जीवन संघर्ष और काव्य संघर्ष की ओर गया। मरणासन स्थिति में उनका प्रथम काव्य संकलन चांद का मुख टेढ़ा चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 प्रकाशित हुआ। लोगों को पता चला कि मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का
इस्पाती दस्तावेज है। मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। मुक्तिबोध अमानवीय व्यवस्था में पनपे और उन्होंने प्रचलित रुग्ण सौंदर्य बोध के स्थान पर नए मानवीय प्रगतिशील सौंदर्य का निर्माण किया। चांद गतकालिक सौंदर्य बोध का प्रतीक है। अब उन्हीं यानी अमानवीय व्यवस्था की कुरूपता पहचान ली गई है, इसीलिए उसका मुख टेढ़ा नजर आता है। मुक्तिबोध की कविताओं में व्यक्ति के दो व्यक्तित्व अंगों का परस्पर विरोध दिखलाया गया है। इनमें से एक मानवीय एवं आदर्शवादी होता है, दूसरा स्वार्थी एवं सुविधाजीवी। मुक्तिबोध स्वतंत्रोत्तर भारत में दिखलाई पड़ने वाली कथनी और करनी के अंतर को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इनकी प्रकटीकरण के लिए वे स्वप्न कथा या फैंटेसी की शैली अपनाते हैं। मुक्तिबोध को परंपरा का गहरा बोध है। वे करुणा के कवि हैं। उनकी भाषा शैली और उनका साहित्य विधान बिल्कुल अपना है। वे गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि हैं। मुक्तिबोध। चांद का मुख टेढ़ा है के प्रकाशन काल के लगभग सुदामा पांडे धूमिल ने काव्य रचना प्रारंभ की। धूमिल का रचना काल केवल एक दशक का रहा होगा, लेकिन स्वतंत्रोत्तर भारत में पनपी पली अवसरवादी सुविधाजीविता के वास्तविक रूप को उद्घाटित करने की क्षमता के कारण उनकी कविताओं ने शीघ्र ही पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। धूमिल की कविताओं का तेवर जासूसी है, जो छिपे छिपे मानव विरोधी व्यवहार को ताड़ लेती है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र उनके काव्य संकलन हैं। धूमिल के संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। मुक्तिबोध और धूमिल की कविताओं में हिंदी कविता में एक प्रकार से प्रगतिशील कविता की धारा व्यापक और वेगवती है। कविता में दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं को महत्व देने से अखबारीपन आया। इसका सुपरिणाम हुआ कि रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह जैसे कवि सामाजिक यथार्थ की ओर उन्मुख हुए। सामान्य से सामान्य एवं परिचित से परिचित स्थिति में कुछ ऐसा देख लेना है कि वह पहली बार मार्मिक लगे। रघुवीर सहाय की अचूक क्षमता है, लेकिन इस क्षमता का उपयोग पहले व्यंग्य विनोद में, बाद में उनकी कविताएं गहरी राजनीति हुई। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। इन्हें पढ़कर लगता है कि जैसे नागार्जुन की पंक्तियां हो। रामदास की हत्या जैसी संत्रास पैदा करने वाली कविताएं हिंदी में कम लिखी गई होगी। ये कविता के इस दृश्य की अति समानता देखिए और इसके प्रभाव की गहराई पर गौर कीजिए। मैंने गोद में बच्चा लिए स्त्री को बस में चढ़ते देखा और मेरे मन में दूर तक कुछ घिसटता सा चला गया। राजनीतिक दबाव, सर्वेश्वर की कुआनो नदी और केदारनाथ सिंह की यहाँ से देखो संकलन की कविताओं में दृष्टव्य है। श्रीकांत वर्मा भी राजनीति का दबाव देखा जा सकता है। उन्होंने राजसत्ता, इतिहास और कलाबोध का संश्लेषण मगध की कविताओं में किया। राजनीति धर्मा होने से हिंदी कविता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन के महत्व की ओर नई पीढ़ी का ध्यान नए सिरे से गया और वे कवि नई पीढ़ी के लिए अत्यंत संदर्भवान हो उठे। आधुनिक कविता ने तुक, छंद, अलंकार आदि का मोह छोड़कर गद्यात्मकता के यथार्थ चित्रण के लिए अपनाया था, लेकिन व्यक्तिवादी कवियों ने गद्यात्मकता को अपनाकर भी उसे और अमूर्त बना दिया। नागार्जुन, केदारनाथ, त्रिलोचन अधिकांशतः छंदों और तुकों में लिखते हैं।
उनके यहाँ बोध और चित्रात्मकता कभी नहीं टूटते, उनका वाक्य गठन सुव्यवस्थित रहता है। इस विषय में त्रिलोचन की ठेठ भाषा का ठाठ अन्यत्र दुर्लभ है। नागार्जुन ने अपना बनाया हुआ काव्य मार्ग कभी नहीं छोड़ा। वे दोहा मंत्र हर गंगा शब्द लिखते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग उन्हें आधुनिक समझेंगे या नहीं। देश के अपने विविध रूपों में इन कवियों के यहाँ मौजूद है। इनके फिर से सौंदर्यवान होने का यही रहस्य है। इस काल के अन्य उल्लेखनीय कवियों में अजीत कुमार, स्नेहमयी चौधरी आदि इसी काल में गीत के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय नाम उभर कर आए हैं, जिनमें नीरज, वीरेंद्र मिश्र, रामावतार त्यागी, शंभुनाथ सिंह, रामनाथ अवस्थी, बालरूप स्वरूप आराही प्रमुख हैं। नरेश सक्सेना ने वैज्ञानिक चेतना को मानवीय संवेदना में संश्लिष्ट करने के अनुपम प्रयोग किए हैं। समकालीन हिंदी काव्यधारा के अनेक दृष्टियों में धाराओं के कवि एक साथ रचनारत हैं। इनमें विष्णु खरे अपनी संवेदना और रूप विन्यास के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनकी कविताएं कहानी विधा के बहुत निकट हैं, तो उनमें जीवन संघर्ष के आयामों की नई पहचान भी है। इसके अलावा चंद्रकांत देवताले, मंगलेश डबरवाल, आलोक धनवा, भगवत रावत, मलयज, ऋतुराज, अरुण कमल, राजेश जोशी, अनामिका, निर्मला गर्ग, विष्णु नागर, लीलाधर मंडलोई, नीलेश रघुवंशी, सविता सिंह, एकांत श्रीवास्तव, कुमार अंबुज, विमल कुमार, हरिश्चंद्र पांडे आदि हमारे समय के उल्लेखनीय कवि हैं। यहाँ तक हमने प्रगतिवादी कवि, स्वतंत्रोत्तर कवि के बारे में बात कर लिया। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में उपन्यास से शुरू करेंगे, ठीक है। आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि हमें थोड़ा सा उत्साह मिलता है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।